नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं भीम आर्मी की। भीम आर्मी के संस्थापक, उसके अध्यक्ष चंद्रशेखर की, और साथ में ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए सियासी दल का उदय हो रहा है। वो सियासी दल जो बसपा का यानी बहुजन समाज पार्टी का, मायावती का विकल्प बनने के तौर पर खुद को लगातार स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक खास वर्ग के वोट बैंक पर उसकी सीधी नजर है और लगातार संघर्ष करते हुए महज 10 सालों के भीतर उस दल ने और उसके अध्यक्ष ने अपनी एक पहचान स्थापित कर ली है। नतीजा यह है कि आज तमाम स्थापित सियासी दल उसके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है। हम बात कर रहे हैं भीम आर्मी की और उसके संस्थापक चंद्रशेखर की। हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन जी मौजूद है, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शरद जी मौजूद है, इसके अलावा कांग्रेस से जयप्रकाश पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस चर्चा की हम शुरुआत करें। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, सबसे पहले हम सवाल लेते हैं भारतीय जनता पार्टी से। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद से लगातार एक खास वर्ग के वोट बैंक पर, पिछड़े वर्ग के वोट बैंक पर एक तरीके से कब्जा करने की कोशिश की है और उसमें काफी हद तक कामयाब रही। एक आंकड़ा है हमारे पास जिसको हम जरूर साझा करना चाहेंगे कि 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ उस वक्त तक किसी को उम्मीद नहीं थी कि मायावती शून्य की तरफ बढ़ने जा रही है या शून्य पर पहुंच चुकी है। लेकिन बहुत रणनीतिक कौशल के तहत और खास तौर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बखूबी प्रयोग करते हुए जिस तरीके से 17 आरक्षित सीटें 2014 में जीती और वही ग्राफ लगभग 2019 में भी रहा कि 15 आरक्षित सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी ने खास तौर से मायावती के इस वोट बैंक पर कब्जा करने की का जो प्रयास किया था उसमें बेहद कामयाब रही। लेकिन अब क्या लगता है शरद जी की, जिस तरीके से समीकरण बदल रहे हैं और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बसपा के विकल्प के तौर पर भीम आर्मी खड़ी हो रही है, वो भीम आर्मी जो लगातार मायावती का मुखर होकर के विरोध करती रही, आपको लगता है कि आने वाले वक्त में ये जो वोट बैंक जिस पर मायावती अपना कब्जा दिखाती थी और जिस पर अपने हक को लेकर के भीम आर्मी लगातार संघर्ष कर रही है, आपको लगता है कि उस वोट बैंक में, आपके इस वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश हो रही है जिसमें समाजवादी पार्टी भी साथ दे रही है भीम आर्मी का? मानस जी, भारतीय जनता पार्टी का कोई, हम लोग राजनीति करते हैं, पूरा भारत समाज, पूरे भारत के एक एक कण कण में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व है। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है, जो भी हो, ना अगड़े के साथ है, ना पिछड़े के साथ है, ना अल्पसंख्यक है, ना गैर अल्पसंख्यक है। ये जो ध्रुवीकरण है ये अन्य पार्टियां करती, भारतीय जनता पार्टी ने ये कभी नहीं किया है। और भारतीय जनता पार्टी के तो आप खुद ही जानते हैं कि संघ में जो है किसी का भी व्यक्ति विशेष का, उसकी जाति का नाम जो है वो नहीं लिया जाता है, पहले नाम से ही उसको पुकारा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो पार्टियां इस तरह के समीकरण बैठा रही थी उनका आपने हश्र देख लिया। 9 साल में 2 विधानसभा, 2 लोकसभा, 2 निकाय चुनाव जब जब हुए हैं तब तक जो नतीजा है वो सामने है। पिछली बार जब ये सारे समीकरण बैठाने की कोशिश की गई थी तब 51% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब लोग अपने अपने तरीके से काम करते, राजनीति उन लोगों को भी चलानी है तो वो अपने स्तर पे जो भी जिसको जो चाहे समझाएं, लेकिन जनता जागरूक हो गई है। और आप पिछली बार आप देखें निकाय चुनाव में तो जो मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा किया गया था, जिनको ये बताया गया था कि नहीं साहब देखिए भारतीय जनता पार्टी माने हिंदूवादी, हिंदुत्व सोच, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है। अब की बार मुस्लिम समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मुखर होके खड़ा है और उसने वोट दिया है, उनको जिताया है। जो जो हमारे कैंडिडेट थे उनको जिता के भारतीय जो मुस्लिम समाज है वो सामने लाया है। तो ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है इसका समय खत्म हो गया है। ये सोशल इंजीनियरिंग कर रहे थे, हम सोशल डिलीवरिंग कर रहे थे। हमने जो भी काम किया उत्तर प्रदेश में, चाहे आप गैस ले लीजिए, चाहे बिजली के कनेक्शन ले लीजिए, चाहे राशन ले लीजिए, कोई भी चीज किसी जाति, वर्ग, धर्म को देख के नहीं दी है। अन्य पार्टियां ये करती हैं, उनको उनका नतीजा मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो किया उस पे जनता ने हमको पिछले 9 साल में हर बार जब जब चुनाव में गए हमें आशीर्वाद दिया है। दीपक रंजन जी, सवाल आपसे है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 2014 से उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, तमाम कोशिशों के बाद भी आप उसका
विजय रथ रोक नहीं पा रहे हैं दीपक जी। और पिछले लोकसभा चुनाव में आप मायावती के साथ थे, लेकिन इस बार तो बात बन नहीं सकी है। भीम आर्मी को क्या लगता है कि आप बसपा के विकल्प के तौर पर देख रहे हैं, या आपको लगता है कि जिस वोट बैंक के लालच में आप मायावती के पास गए थे, उसकी पूर्ति अब भीम आर्मी से हो सकती है? देखिए मानस भाई, सबसे पहले तो मैं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर रावण जी को मैं जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। एक अच्छी खबर है कि वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बात करेंगे कल, किस तरीके से एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर गोली चल रही है। इनकी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। और मानस भाई देखिए, सवाल ये नहीं है कि कौन किसका विकल्प है। आज की तारीख में सारे विपक्षी दल एक होकर के और जनता की आवाज बन करके कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सरकार से हटाना चाहते हैं। अभी हमारे बड़े भाई आदरणीय शरद भाई ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती। मेरे भाई शायद ये भूल गए कि जब मंत्रिमंडल का लिस्ट आई थी तो उसमें नाम के आगे जाति लिखी गई थी। अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जो भारतीय जनता पार्टी ने परंपरा डालने की कोशिश की। और मैं तो हम तो ये तो हम लोग भी कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति खत्म होने जा रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र से हटने जा रही। जब भारतीय जनता पार्टी हटेगी तभी तुष्टीकरण और राजनीति का ध्रुवीकरण खत्म होगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल इनके नाकामी करे। और देखिए हम सब लोग मिलकर, उसमें रावण जी भी हैं, उसमें हम लोग तो आदरणीय मायावती जी की भी पार्टी को हम लोग कहते हैं, क्योंकि पिछले 9 साल से हर मोर्चे पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मोर्चा लेते सीधे सीधे दिखती। बहन जी ने भी उसमें रही है। तो आज जब समय आ गया है जनता की आवाज बनने का, जनता आज पुकार रही है कि सारे लोग एकजुट होकर के कम से कम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जनता को निजात दिलाए। क्योंकि इन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, ऐसी बहुत सी चीजें हैं मानस भाई, अगर मैं बताने लगूंगा तो शायद डिबेट का टॉपिक जो है वो चेंज हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि विपक्षी एकता जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर कहीं ना कहीं बौखलाहट है। अभी हमारे भाई शरद भाई कह रहे थे, शरद त्रिपाठी जी कह रहे थे कि अब तो मुस्लिम भी हमारे साथ है। तो क्या आज से साल 6 महीने पहले मुस्लिम इनके साथ नहीं था? फिर ये क्यों ये नारा देते थे सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास? क्या सबका साथ सबका विकास में जो है मुस्लिम समाज, सभ्य समाज के लोग नहीं आते थे? मैं आदरणीय शरद भाई से पूछना चाहता हूँ, अब ये बात इनको क्यों कहने को आ रही? 9 साल से इनकी सरकार केंद्र में है, 6 साल से ये उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं। पहले इनको क्यों नहीं याद आया कि सबका साथ सबका विकास का नारा तो देते हैं ये, लेकिन इसके मतलब कि पहले सबका साथ सबका विकास जब है ये लेकर के नहीं चलते थे ये, तो आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि देखिए 9 साल में इन्होंने कुछ काम तो किया नहीं। अब जनता को कितना बेवकूफ बनाएंगे, कितना बरगलाने का काम करेंगे। और अब जनता इनके झूठ और छलावे में आने वाली नहीं है। जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया इनको केंद्र से हटाने का। क्योंकि मानस भाई, जो सरकारें बटन दबाने से आती है वही सरकारें बटन दबाने से जाती भी। और अब जनता वोटिंग डे का इंतजार कर रही है कि किस दिन हमको वोट डालने का हमको अधिकार मिले। और मैं मजबूती के साथ हिंदुस्तान की जनता वोट दबा करके हिंदुस्तान से इनको उखाड़ फेंकने का काम करे। जी मानस भाई। जी, जयप्रकाश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जयप्रकाश जी, आपसे जरूर समझना चाहेंगे कि जिस वोट बैंक पर मायावती इतने वर्षों तक जिस वोट बैंक के सहारे उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति करती रही, जहां पर वो एक मजबूत विकल्प के तौर पर हर सियासी दल के लिए मजबूरी हो गई थी, वो मायावती अब इतनी कमजोर हो चुकी है कि भीम आर्मी जिसके गठन को महज 10 साल हुए हैं, वो बसपा का विकल्प बनने के तौर पर उभर रही है और दावा कर रही है कि आने वाले वक्त में वो बसपा के विकल्प के तौर पर ही उभरेगी और समाजवादी पार्टी जैसी बड़ी पार्टी उसके साथ हाथ मिला रही है। क्या आपको लगता है कि वास्तव में भीम आर्मी अपने इस लक्ष्य में कामयाब हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि मायावती की निष्क्रियता भीम आर्मी को एक तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रही है? देखिए मानस जी, अगर दलित चेतना को उत्तर प्रदेश में केंद्रित करके देखेंगे तो निश्चित रूप से एक संक्रमण का काल है। और आप विद्वान आदमी अच्छी तरह जानते हैं कि दलित राजनीतिक नेतृत्व का जो उदय हुआ था उत्तर भारत में, हिंदी बेल्ट में, तो वो स्वाभाविक है कि जो मनुवादी विशेषकर ग्रामीण समाज का जो ढांचा था हमारा, जो नियंत्रण, निषेध, तिरस्कार, अपमान हमारे दलित भाई बहनों पे थोपा गया था, उसके विरुद्ध जो भी लड़ाई लड़ी गई, मतलब काशीराम जी के बाद तो पूरा राजनीतिक आंदोलन की शक्ल ले लिया था। तो वो स्वाभाविक है कि आज अगर देखा जाए तो जो हमारी संघर्ष की विरासत दलित भाइयों को हासिल हुई है, जिसके बल पे थोड़ा बहुत सहभागिता, सम्मान, प्रतिष्ठा वो हासिल किए, तो वो आज भाजपा की सरकार के कारण खतरे में है।
और स्वाभाविक है कि ये तो मनुवादी सोच के लोग हैं। अगर शुरू से ही देखिए आप, चाहे वो मंडल आयोग लागू हुआ हो या जब भी दलितों को सशक्तिकरण के लिए भूमि सुधार आंदोलन रहा हो या कुछ भी किया गया हो, तो ये हमेशा मनुवादियों के साथ, सामंती ताकतों के साथ खड़े होते हैं। तो दलित वोटों में बेचैनी है। और बहन जी का ये जो परसेप्शन बना है कि वो भाजपा से परोक्ष अपरोक्ष रूप से निर्देशित होती हैं, या कुछ ऐसा जरूर करती हैं कि जो ये लगता है दलितों को कि वो निश्चित रूप से भाजपा के साथ खड़ी है। तो अब उसमें विकल्प नहीं है। जो जागरूक मतलब दलित युवा हैं खास करके, वो निश्चित रूप से चाहते हैं कि उनको बराबरी से प्रतिष्ठा हासिल हो। और ये वर्तमान जो सत्ता में दल है, आप सोच सकते हैं कि जब मुख्यमंत्री जी, एक्स मुख्यमंत्री थे आदरणीय अखिलेश जी, उनकी कुर्सी पर गंगा जल धोला जा रहा, तो एक सोच वाले लोग हैं। और उच्च सदन में जो बात अभी हमारे मित्र कह रहे थे, शरद जी बीजेपी के प्रवक्ता, कि हम सबका साथ लेते हैं। ठीक है, जो अति पिछड़ी दलित छोटी छोटी जातियां हैं, आप लोग टिकट देते हैं चुनने के लिहाज से, जो मतलब जो विक्ट्री हासिल कर सकता, वो मैं मान सकता हूं। उच्च सदन आप देखिए, उच्च सदन में मुख्यमंत्री खुद राजपूत समुदाय से हैं, 1/3 लोग राजपूत समुदाय से। कहां गए अति पिछड़े, कहां गए दलित? तो स्वाभाविक है कि जब सत्ता सहभागिता की बात आती है, तो वो चाहे उच्च सदन हो या थाने से लेके जिला स्तर पे तैनाती का मसला हो, वहां इनका मनुवादी चरित्र आ जाता है। और ये दलितों के सामने एक और चीज मैं बता दूं, जो सबसे ज्यादा पीड़ित है दलित भाई, क्योंकि ये जो उदारवाद के नाम पे नीतियां बनाई है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जिसमें शिक्षा स्वास्थ्य में जो सरकारी सर्विस थी वो आउटसोर्सिंग के हवाले हो गई है, उससे सबसे ज्यादा जो हक पे छिनैती हुई है वो दलितों की हुई है, वो भी उनकी पीड़ा है। तो अब आज की स्थिति ये है कि जर्नल ऑफ माइग्रेशन अफेयर की रिपोर्ट आप उठा के पढ़ लीजिए, 1,23,00,000 लोग उत्तर प्रदेश से माइग्रेट होके दूसरे बड़े शहरों में, मेगा सिटी वाले मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता में गए हैं। वो पैकेज पे नहीं गए, उसमें बहुसंख्यक संख्या किसकी? दलितों की है। तो दलितों में बड़ी बेचैनी है। और रावण का जो अंदाज है, चूंकि उस अगर एंगल पे आप देखेंगे, कारण नहीं था कि पटेल जी धोती कुर्ता पहनते थे, लाल बहादुर शास्त्री सादगी वाले, गांधी अधनंगे फकीर थे, और बाबा साहब कोट पैंट पहनते थे। बाबा साहब महामानव थे, उन्हें दिखावा नहीं करना था, लेकिन उस दलित जात के आत्मविश्वास का प्रतीक था, सांस्कृतिकरण का प्रतीक था। तो चंद्रशेखर का मूंछ रखना, जिस देश में मूंछ रखने पे जाहिर बात है कि गर्दन काट दी जाती है, तो वहां उनका जो अंदाजे बया है सामंती ताकतों को जब वो चुनौती देते हैं, तो वो निश्चित रूप से दलितों को सूट करता है। और हम ये आज बहुत, मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, आप बेहतर जानेंगे, लेकिन मुझे दिखता है कि अगर बहन जी जल्दी से जमीन पे नहीं आई और भाजपा के बरक्स हमारे साथ नहीं आई, सारे अलायंस के साथ, तो उनको दलित वोट खारिज कर देगा और एक नए नायक का उदय निश्चित रूप से हो चुका है। एक चीज पांडे जी आपसे और समझना चाहेंगे, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि जो मायावती की नीति थी, सर्जन हिताय सर्जन सुखाय, जो पहले बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय था, बाद में उसको उन्होंने तब्दीली की और जब ब्राह्मणों को, तमाम सवर्ण जातियों को साथ में लिया, तो उन्होंने नारा दिया सर्जन हिताय सर्जन सुखाय। क्या वही एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जब मायावती नहीं समझ पा रही थी कि ये खास वोट बैंक जिसको हम हरिजन कहते हैं वो उनसे छिटकने जा रहा और उसका खामियाजा उनको आने वाले वक्त में भुगतना पड़ेगा? ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा सवाल आपका है। इस देश का ये दुर्भाग्य है कि जो चालाक सवर्ण जातियां हैं भारत की, वो दलित नायक, कोई चाहे कबीर हो, बाबा साहब, उनको देवत्व का दर्जा देके उनके क्रांति के दांत उखाड़ देते, और फिर स्वाभाविक रूप से जिस वर्ग की रहनुमाई उन लोगों ने की है, वहां शीर्ष पे ये लोग स्थापित हो जाते हैं और फिर वो ठगा हुआ महसूस करता। मैं ब्राह्मण, व्यक्तिगत रूप से किसी ब्राह्मण के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ब्राह्मणवाद जो बहन जी ने अनजाने में स्थापित कर दिया अपनी पार्टी में, तो आप सोचिए कि वो तो ठगा हुआ महसूस ही करेगा, क्योंकि वो मुसलमानों से पीड़ित है, मुसलमान मंदिर में नहीं जाने देता। अब आप ये भाई साहब कह रहे थे कि नहीं संघ में तो कुछ जाती ही नहीं, अरे संघ में एक गैर ब्राह्मण सरसंघ चालक हमें बता दीजिए। और जब बाबा साहब महाड़ आंदोलन चल रहे थे, पानी पीने के लिए मांग रहे थे, कोई रियासत नहीं मांग रहे थे, कितना नागपुर से दूरी थी, कब आपने उनका समर्थन किया? आप लोग लाठी लेके खड़े रहे बाबा साहब को पीटने वालों के साथ, आज भी माफी नहीं मांगते। तो दलितों पे जो अत्याचार हुआ है वो किसने किया? सवर्ण जातियों ने किया है। और बहन जी उन सवर्ण जातियों को हाथी नहीं गणेश जब बनाई थी, तो बहन जी का पैर वो छूते थे, लेकिन ग्रामीण स्तर पे उन लोगों ने वही मनुवाद लागू करने का प्रयास किया जिससे काशीराम जी उनको मुक्त करा रहे थे। ये तो सीधी सी बात है।
इसमें कोई संदेह ही नहीं है, वहां ठगा गया। और अब जो अमित शाह जी के जब से दौर आया है, जिस तरह टिकट वितरण हो रहा सपा को हराने के लिए या जहां भी कांग्रेस फाइट में उसको हराने के लिए बहन जी जो बैटिंग करती उनके कंठ से भी आप देखिए वो कांग्रेस से मतलब लड़ रही है, सपा से लड़ रही है, भाजपा को तो नाम ही नहीं लेती। तो ये तो स्वाभाविक है कि वो किससे लड़ रही। और दलित को मालूम है, जिसका मुख्यमंत्री खुद कहता साधु होके कि हमें छत्रित्व पे गर्व। अरे आपको तो मानवता पे गर्व करना चाहिए, आपका छत्रित्व पे गर्व का क्या मतलब है? तो स्वाभाविक है कि ब्राह्मणत्व पे गर्व करेंगे तो हम दास किस पे। पांडे जी आपने ठीक कहा, लेकिन इसी सवाल को हम अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से शरद जी से ले लेते हैं। शरद जी, क्या ये वही वक्त था जब मायावती की पार्टी में बसपा, जिसका बहुजन समाज पार्टी का नाम ब्राह्मण समाज पार्टी तक लोग कहने लगे थे, क्या ये वही टर्निंग पॉइंट था 2014 के आसपास का समय जब आपने बखूबी, उस वक्त हमने देखा भी था कि 2014 में कानपुर के बिठूर में संघ की एक कार्यशाला लगी थी जो करीब 3 दिन तक चली थी, और 3 दिन में वहां पर मौजूद था 2014 में। उस वक्त खास तौर से एक सामाजिक समरसता भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें कहा गया था कि मलिन बस्तियों में जाएं, वहां उनके साथ जाके भोजन करें, जब भोजन करेंगे तो उनका इस खास वर्ग के लोग आपके साथ जुड़ेंगे। तो आप क्या इस बात से इनकार करेंगे कि जो मायावती की गलती थी उसको आपने बखूबी उसको अपना सियासी हथियार बनाया और बहुत तरीके से उनके वोट बैंक पे इस हद तक कब्जा कर लिया कि 17 और 15 तक आरक्षित सीटें आप जीत के आने लगे दो बार के चुनाव में? शरद जी देखिए, मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी का किसी वर्ग या जाति विशेष से कोई लेना देना नहीं है। आप देखें कि हमारे जो पिछले राष्ट्रपति थे वो दलित समाज से थे, जो अभी राष्ट्रपति हैं वो आदिवासी समाज से, जिनके खिलाफ हमारा पूरा विपक्ष खड़ा हुआ था। तो कौन किसके साथ खड़ा है ये तो जनता देख रही है, जनता जनार्दन है। और ये जो अभी पांडे जी ने बहुत बढ़िया बातें कही, लेकिन ये बातें इनको 9 साल में इस जनता को बतानी चाहिए थी कि कितना अत्याचार इनके साथ हो रहा है। जो पिछले 70 साल में अत्याचार हुआ वो तो दिख नहीं रहा है, लेकिन यह कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद जो अत्याचार हुआ है, 9 साल का वक्त था। कम से कम ये जरूर मैं मानता हूं कांग्रेस का कि अब की बार कांग्रेस को अच्छा नेतृत्व मिला तो बसपा से उनकी दुगनी सीटें आई, बसपा की 1 सीटें आई, इनकी 2 सीटें आई। तो उत्तर प्रदेश में इनका एक बहुत बड़ा तबका इनके साथ जुड़ गया, इनकी 2 सीटें आ गई हैं। तो लेकिन हकीकत जो है, अगर ये इतना दुख दिया जा रहा है दलितों को, दलितों का अपमान किया जा रहा है, दलितों को लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है, तो ये इन्होंने जनता को क्यों नहीं बताया? 2 बार विधानसभा के चुनाव हुए, 2 बार लोकसभा के चुनाव हुए, निकाय के चुनाव हुए, इनको बताना चाहिए था। ये जो हृदय विदारक दर्द है ये जनता का नहीं है, ये विपक्ष का है। एक मैं आपको शेर बताना चाहता हूं कि उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा, वो भी मेरी ही तरह शहर में तन्हा होगा। तो अगर इतने लोग हमारे खिलाफ खड़े हैं तो कुछ ना कुछ माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी कुछ कर रहे हैं, कुछ बेहतर कर रहे हैं। और जो विपक्ष जो है उनका मेन जो हमला होता है वो बेरोजगारी पे और गरीबी पे और जो असहाय हैं वो ये अपने बारे में बताते, भारत की जो अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं बता रहे। मैं अपने मित्रों से पूछना चाहता हूं कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था से तेज चलने वाली विश्व में, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, कोई अर्थव्यवस्था ऐसी है जो भारतीय अर्थव्यवस्था से ज्यादा तेज चल रही है? भारतीय जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है आज से ज्यादा किसी कार्यकाल में, इनका तो कार्यकाल हमसे, हम लोग तो मतलब समझ लीजिए कि 1 दशमलव की स्थिति में है कांग्रेस के मुकाबले में। तो इनके कार्यकाल में जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था आज से ज्यादा कभी हुआ है तो बता दें, आज से ज्यादा निर्यात कभी हुआ है तो बता दें। जो विश्व के अमेरिका जैसे देश में जहां बड़े बैंक लग रहा भाजपा की सुपारी लेके आए, स्थिति जो है रिसेशन में चला गया है। और भारत जो है हर 3 साल बाद एक पायदान ऊपर आता है। जो विश्व की जो बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं उनमें 8वें पायदान से 5वें पायदान पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर 9 साल में, हर 3 साल में हम एक पाकिस्तान श्रीलंका से नीचे कर दिया भाई साहब आपने। प्रति व्यक्ति आय, भूखमरी, ये इंडेक्स उठा के देख लीजिए, बांग्लादेश पाकिस्तान से नीचे कर दिया है। 27 रुपया दैनिक आमदनी पे किसान यहाँ का जिंदा है। ये 16,80,000 करोड़ रुपया कुल जो है खर्च है, उस कर्ज का आंकड़ा सुन लीजिए, मैं बता दूं 1 लाख औसत किसान पे आता है।
2300 किसान प्रतिदिन भूमिहीन हो रहा है, भूमिहीन होकर दिहाड़ी मजदूर बन रहा है। दिहाड़ी मजदूरों का सबसे बड़ा योजना मनरेगा 30,000 करोड़ रुपया आपने कटौती कर दी। परिणाम क्या हुआ? किसान तो 21 ही मर रहा प्रतिदिन, 115 दिहाड़ी मजदूर मर रहा है। आप कह रहे हैं व्यापार बड़ा सुंदर है, अरे सबसे बड़ा व्यापार घाटा $100 अरब से ऊपर का चाइना से है, जो आपका शत्रु मुल्क है, लेकिन आपके प्रधानमंत्री के कंठ से नहीं निकलता। आप आर्थिक आंकड़े कह रहे हैं, आप मनमोहन सिंह के दौर में वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा उठा लीजिए, अर्थव्यवस्था इतनी बढ़िया फल फूल रही थी कि 80 लाख करोड़, अरे 80 लाख रोजगार चाहिए, नॉन एग्रीकल्चरल सेक्शन में 75 लाख का आंकड़ा छू लिया गया था। आज आपके पास प्राइवेट सेक्शन में 29 लाख रोजगार सृजन एनुअल हो रहा है। जो सरकारी सर्विस थी, सबसे बड़ा रेलवे जो है प्रदाता है, 16 लाख से घटा के 12 लाख कर दिया। लड़कों को आउटसोर्सिंग दे रहे हैं, सेना में अग्निवीर पैदा कर रहे हैं। आप क्या बेरोजगार, हमको तो इसीलिए लगा कि आप सुपारी लेके आए। आर्थिक चीज पे भाषण मत दीजिए मित्र, क्योंकि वो आप ही के आंकड़े आपको एकदम नंगा कर देंगे। हाँ, अडानी का विकास हो रहा, लेकिन गांव गरीब किसान तो एकदम से हाशिए पे चला गया। आप उपभोक्ता सूचकांक देख लीजिए, और विकास की बात आप ये सोचिए, हम कभी सोच सकते थे बांग्लादेश से प्रति व्यक्ति आय हमारी कम हो जाएगी? हम हंगर इंडेक्स में जो है नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान के पीछे खड़े हो जाएंगे। जिस अमेरिका से आपके प्रधानमंत्री जी सम्मानित होकर आए हैं, वही की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल फ्रीडम रिपोर्ट, आप पढ़ लीजिए। आप सीपीसी श्रेणी में हैं, कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न। ईरान, पाकिस्तान के श्रेणी में डाल दिया गया हमारा लोकतंत्र। ये यहां लोकतंत्र को आपने पहुंचा दिया है। अब व्यक्ति की आजादी पे ताला है। आप किसको विकास मान रहे हैं मित्र? केवल अडानी का विकास भारत का विकास है? तो आप आर्थिक चीजों पे मत भाषण दीजिए। प्रधानमंत्री जी कभी 2000 की नोट ले आएंगे तो कहेंगे काला धन चला जाएगा, फिर वही वापस कर लेंगे तुगलक की तरह। तो 8 बजे बिना आर्थिक विशेषज्ञता के टीवी पे आके भाषण दे देंगे तो अर्थव्यवस्था का सिर्फ सत्यानाश होना है। इसलिए आर्थिक चीजों पे काहे लिए आप कह रहे हैं, बल्कि यहाँ जो भाषण देना नफरत का, वो आप दीजिए। खाई बांटिए, मणिपुर जलाइए, उत्तरांचल जलाइए। अब तो आप अरे हिंदुओं में भी बताइए, मिहिर भोज पे कभी आज तक लड़ाई हुई थी? राजपूत और गुर्जरों को लड़ा रहे हैं। यहाँ आप त्रिपाठी जी हैं, मैं बता दूं, आपका चल रहा अमृतकाल। बलिया बागी किस लिए कहलाता है? चीतू पांडे के कारण। चीतू पांडे के नाम के आगे पांडे लगा था। 9 साल में माला तक नहीं आपने, इंदिरा जी ने मूर्ति बनवाई थी। बागी बलिया में आपके मुख्यमंत्री जाते हैं, आपके एक मंत्री हैं, माला नहीं पहनाया जाता है कि वो एक खास जाति के हैं। तो आप लोग तो राजनीतिक शिष्टाचार भी पाकिस्तान के कल्चर का ला दिए। आप लोकतंत्र के लिए खतरा है, बेरोजगार के लिए खतरा है, मुसलमान के लिए है, पहलवान के लिए है। प्रभु, आपके मुंह से अच्छे अच्छे शब्द अच्छे नहीं लगते। स्थिति देख लीजिए देश की, और ये जनता 24 में आपको विदा कर देगी। चलिए ठीक है, हमारे साथ हम एक सवाल दीपक नंदन से ले लेते हैं। दीपक जी, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरणों की सियासत, हर सियासी दल के लिए मजबूरी, इससे ना आप इनकार करेंगे ना हम इनकार करेंगे, जब टिकटों का जब बंटवारा होता है उस वक्त भी जातियां देखी जाती है। आपको लगता है कि भीम आर्मी अब उस स्थिति पे पहुंच चुकी है जहां पर वो अब आपके लिए मजबूरी बन गई है, क्योंकि आपको भी उसका वोट बैंक चाहिए, दलित वोट बैंक चाहिए? देखिए मानस भाई, समाजवादी पार्टी सदैव सभी धर्मों का सम्मान करती है, किसी जाति धर्म में किसी को बांटने का काम नहीं करती, और विकास का काम जो करती है समाजवादी पार्टी, हमारा प्रमुख एजेंडा है विकास, डेवलपमेंट। समाजवादी लोग विकास के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं। और अभी हमारे बड़े भाई शरद त्रिवेदी जी बोल रहे थे, ये विपक्ष के गठबंधन को लेकर के इतने परेशान है। मैं चाहता हूँ आपके सम्मानित चैनल पे बोल दे कि आगे आने वाला 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पे लड़ने जाती है। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि आज गठबंधन को लेकर के, विपक्ष की गठबंधन को लेकर के इतने परेशान है, ये इतने ज्यादा जो है ये व्याकुल हो गए हैं। आज आपके सम्मानित चैनल पे क्या शरद भाई ये बोलने का काम करेंगे कि आगे आने वाला लोकसभा 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने अकेले दम पे लड़ने जा रही है? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ शरद भाई, ये दूसरे के गठबंधन को लेकर के तो इतने परेशान है, और ये दलित राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, ये उसी पूर्व राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। जब सदन का उद्घाटन होता है संसद भवन का, तो ये उनको शिलान्यास से बुलाने का काम नहीं करते, और जब उसका उद्घाटन होता है तो उनसे उद्घाटन में देश की प्रथम नागरिक महिला जो है, जो आदिवासी जात से आती है, अति पिछड़ी जात से आती है, उनसे उद्घाटन करना तो दूर मानस भाई, उनको ये लोग बुलाने का काम भी नहीं करते। और अभी एक ही 2 दिन पहले की बात है, दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर की बात है, हम वो फोटो और वो वीडियो देख करके हम लोग का मन बड़ा विचलित हो गया कि देश की प्रथम नागरिक जो आदिवासी समाज से आती है उसको मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया, बैरिकेडिंग लगा करके वो मंदिर के बाहर है। और जो इनके जो रेल मंत्री हैं
अभी जो आपने देखा होगा बलासोर वाला क्या कांड हुआ, नैतिकता के आधार पर उन्होंने खैर इस्तीफा तो नहीं दिया, लेकिन वो अंदर जाकर के मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, और देश के प्रथम नागरिक और देश आदिवासी जाति महिमा मंडल तो बहुत करते हैं लोग, लेकिन क्या उनको सम्मान देने का काम किया इन लोगों ने? जगन्नाथ मंदिर में क्या राष्ट्रपति महोदय को अंदर नहीं जाना चाहिए था? और वहां के पुजारी से जब आपके लोगों ने, आपके चैनल वालों ने पूछा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि हम लोग साल भर में किसी एक को मुख्य अतिथि बनाते हैं और उसको हम लोग अंदर बुला करके उससे पूजा कराते हैं। अरे बताइए क्या विडंबना, किस देश को कहां लेकर के जा रहे हैं ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि अगर उसमें भी जो भाई देश के प्रथम नागरिक है मानस भाई, या आप भी जानते होंगे, शरद भाई भी जानते होंगे, उसका अधिकार है कि देश के प्रथम नागरिक उसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि कहीं पर भी पहुंचे कि बड़े से बड़ा मुख्य अतिथि अगर होगा तो पहले प्रोटोकॉल के तहत पहले उसको आगे करने का काम होगा। लेकिन आपने देखा होगा अभी जगन्नाथ मंदिर जो है, जो दिल्ली में जो है, किस तरीके से बैरिकेडिंग लगा करके, बांस की बैरिकेडिंग लगा करके बैरिकेडिंग के पीछे उनको रखा गया, और मंदिर के पीछे जो है वो जो अश्विनी वाजपेयी जी जो है वो दर्शन कर रहे हैं मूर्ति के पास। ये कौन सा, ये दलित समाज को जो है ये सम्मान दिलाने की बात करते हैं? आज की तारीख में दलित समाज अपने आप को जितना ज्यादा जो है उपेक्षित महसूस कर रहा है, जितना अपने आप को ठगा और छैला महसूस कर रहा है इनके राज्य में, आने वाले समय में दलितों ने पूरी तरीके से मन बना लिया इनको जवाब देने की। हमारे साथ पूछेंगे आप, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपके पूछूंगा। ये जो पूछिए क्या बिना गठबंधन, आपके समानी चैनल पे बोल दें, इतना बड़ा चैनल जो पूरा विश्व देखता है, पूरा देश देखता है, इसमें बोल देंगे जो है ये आगे आने वाला चुनाव लोकसभा का जो है 2024 का भारतीय जनता पार्टी बिना गठबंधन के अकेले अपने दम पे लड़ने जा रही है। तो गठबंधन तो देखिए सभी सियासी दलों की मजबूरी है इस समय, और समाजवादी पार्टी इन्होंने मानस भाई अभी इन्होंने कहा ना, अभी इनको ये विपक्ष के गठबंधन, विपक्ष एकता को लेकर के बड़े विचलित हैं, बड़े परेशान है ये लोग, अपना गठबंधन बता देंगे। तो एक शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर भी होगा बीजेपी का, एनडीए का, उसमें हम लोग देखेंगे कितने लोग जुटते हैं। फिलहाल हमारे साथ भीम आर्मी के अब्बास जी जुड़ चुके हैं, मैं सीधे सवाल उनसे ले लेता हूं। सबसे पहले तो चंद्रशेखर जी जल्दी स्वस्थ हो जाए, इसकी हम लोग कामना करते हैं। दूसरा सवाल आपसे ये है कि क्या भीम आर्मी उत्तर प्रदेश में खास तौर से बसपा का विकल्प बनने का प्रयास कर रही है और आप उसी दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, ये तो जनता तय करेगी, खासकर समाज तय करेगा। बहुजन समाज जिसका नेतृत्व आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी करती है, वो तय करेंगे, क्योंकि दिन रात संघर्ष करने वाले लोग हैं। और चूंकि देखिए चंद्रशेखर आजाद जी का संघर्ष किसी से छुपा नहीं है, बहुत बेहतर आप जानते हैं कि कैसे एक हेडमास्टर का बेटा गरीब और जमीन से उठ के आज पूरे देश में 38 राज्यों में संगठन चलाना और 38 राज्यों में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को स्थापित करना और उत्तर प्रदेश में एक अपनी जगह बनाना कम समय में, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आप देखिए अभी हमारी शुरुआत है, अभी हम नए हैं, लेकिन दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और हमारे लोग जो खासकर इस उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं, वो चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में दिन रात गांव-गांव और हर क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में उस जगह पहुंचेगी जिस जगह पे बहुजन समाज के लोगों ने इस उत्तर प्रदेश में जो सरकारें बनाई हैं वोट देके। देखिए उत्तर प्रदेश में अब्बास जी 22% बहुजन समाज के लोग हैं, मतदाता हैं, उससे तो लेकिन 85%। मैं उत्तर प्रदेश जी बिल्कुल मैं उत्तर प्रदेश जी मैं जो दलित वोट बैंक की बात कर रहा हूँ वो 22%, उसमें पिछड़ा वर्ग भी जोड़ लेंगे। जी सवाल इस बात का है कि जिस रास्ते पर मायावती चली या जिस रास्ते पे बाकी सियासी दल चल रहे हैं, वो जातियों का एक तरीके से गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी जो महत्ता है वो बनी रहे। आप भी तो वही कर रहे हैं, आप भी तो साथ में एक तरीके से गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप किसी मंच पे जाते हैं, आपके नेता किसी मंच पे जाते हैं, तो वही तो बात करते हैं ना कि इतना % दलित आ जाए हमारे साथ, पिछड़ा आ जाए हमारे साथ, मुस्लिम भी आ जाए, हम बीजेपी को किसी तरीके से रोक पाए। जबकि आप बीजेपी को अगर आप देख रहे हैं तो जिस तरीके से पिछले 10 सालों में आपने देखा, उसने लगभग सभी वर्गों का समर्थन हासिल करते हुए अब आप देख रहे हैं कि उनके साथ तमाम इलाकों में मुसलमान भी जुड़ रहे हैं। तो क्या जातिगत राजनीति आज देखिए मैं बताऊं आपको, जातिगत राजनीति की बात आप कर रहे हैं। हम ये कहते हैं हम उनके साथ खड़े हैं, उस समाज के साथ खड़े हैं जिनके पास सबसे ज्यादा
जुल्म और अत्याचार हुआ है और होता चला आ रहा है, इस सरकार में भी और इससे पहले की सरकारों में भी। मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा अगर इस टाइम कोई परेशान है, कोई समाज, तो वो दलित समाज सबसे ज्यादा पीड़ित है इस सरकार से, है ना। हर जगह मारा जा रहा है, हर जगह उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं। और उसके बाद इस उत्तर प्रदेश की सरकार में मुसलमानों की क्या दुर्गति हो रही है, आप मुझसे बेहतर जानते हो। है 75 सालों के इतिहास में जितना मुसलमानों को कभी आज तक डर महसूस नहीं हुआ, जितना दबाया नहीं गया, इस सरकार में मुसलमानों को जिस तरीके से सरकार ने दबाने की कोशिश की, डराने की कोशिश की और उनको तोड़ने की कोशिश की। लेकिन तो इसलिए जो है, और आप खास करके देख लीजिए जो हमारे ओबीसी के भाई हैं, तो कहने का मतलब ये है कि जो समाज सबसे ज्यादा अगर दुखी है सरकार से, तो उस समाज को खड़ा करने की जिम्मेदारी भी तो हमारी है, उसके साथ लड़ने की भी जिम्मेदारी हमारी है, उसको न्याय दिलाने की भी जिम्मेदारी हमारी है, और उस समाज के लिए ऐसी सरकार स्थापित करने की जिम्मेदारी हमारी है कि ताकि ऐसी सरकार आए कि वो सरकार उस समाज के लिए, उसके हितों के लिए, उनके विषयों के लिए जो है काम कर सके। शरद जी देखिए, सीधे सभी तो सियासी दल हैं, शरद जी सीधे आप पर ही आरोप लगा रहे हैं कि आप इस तरीके से, आपने हिंदुत्व के नाम पर जिस तरीके से तमाम जातियों को समाहित करने की कोशिश की, दरअसल उनके विकास के मुद्दे तो पीछे ही छूट गए, उनके उत्थान की बात तो पीछे ही छूट गई। अब तो हिंदुत्व का एक नारा है और उसके नीचे तमाम जातियां आकर के समाहित हो जा रही है। बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बन रहा है, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, मथुरा में कॉरिडोर बन रहा है, जो तमाम धार्मिक स्थल है हिंदुओं के, उनको डेवलप किया जा रहा है। और आप मानस जी, ये जो हिंदू मुसलमान का जो खेल चल रहा है, ये आप देखिएगा इस उत्तर प्रदेश को और इस देश को आने वाले 10 सालों में कहां ले जाके खड़ा कर देगा, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आप कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ के लोग रोटी के लिए मजबूर हैं, नौकरी के लिए मजबूर हैं और अपने आप को सुरक्षित करने के लिए मजबूर है। लेकिन ये सरकार हिंदू मुसलमान करके इस उत्तर प्रदेश को आने वाले समय में कहां ले जाके खड़ा कर देगी, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। कहां चला जाएगा ये प्रदेश, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। शरद जी बताइए, सभी लोग आप ही पे आरोप लगा रहे हैं कि आप सिर्फ जातियों को एक साथ समाहित कर रहे हैं हिंदुत्व के नाम पर, लेकिन उनके विकास के, उनके उत्थान का कोई काम आप कर नहीं रहे हैं। मानस जी देखिए, आपका बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है, केंद्र का चैनल है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि इसमें तू मैं हो। जब हमारे मित्र बोलते हैं, मैं बिल्कुल शांति से उनकी बात सुनता हूं। मेरी अनुरोध है, पांडे जी उत्तेजित हो जाते हैं, वो हमसे बड़े हो सकता है कि वो ज्यादा ज्ञान है उनको, लेकिन कम से कम दूसरे की बात सुन लेनी चाहिए। अगर ये सुनते होते दूसरों की बात, तो शायद आज ये नौबत ना आती। पहली चीज तो यह है कि मैंने जैसे पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी का किसी जाति और किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हम तुष्टीकरण किसी का नहीं करते, संतुष्टीकरण सबका करते हैं। किसी भी जो विकास के कार्य में हमने कोई भेदभाव किसी तरह का नहीं किया है। जैसे समाजवादी पार्टी ने जब आई थी, तो इन्होंने मुसलमानों को 3-4 लॉलीपॉप दिए हैं। पहला हज हाउस, हज सब्सिडी, हज टर्मिनल और कब्रिस्तान। भारतीय जनता पार्टी ने उनको उनके विकास के लिए काम किया है, और एक क्षेत्र का या एक वर्ग का नहीं किया, हमने सबके लिए किया है। हमने अगर राशन दिया है तो कोई जाति धर्म देख के नहीं दिया। हमने नौकरियां दी, कोई जाति धर्म देख के नहीं दी है। हमने अगर मकान दिए हैं, दिल्ली की आबादी से ज्यादा उत्तर प्रदेश में हमने शौचालय बनाए हैं, हमने किसी जाति या धर्म देख के नहीं दिए हैं। बिजली के कनेक्शन और पानी के कनेक्शन 1,60,00,000 और 1,80,00,000 जो हमने दिए हैं, वो किसी जाति धर्म को देख के नहीं दिए हैं। और जैसे भी मैं आपको बता दूं, केंद्र में हमारे 20 दलित मंत्री हैं और 27 ओबीसी मंत्री हैं। तो हमारा कोई जाति वर्ग से कोई हमारा, ये तो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सवाल पूछा गया है। और दूसरी चीज जो अभी हमारे पांडे जी बता रहे थे कि साहब हम लोग जो है वो अडानी और अंबानी से मिले और चंद उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं, तो मैं उसका बता दूं, एमएमटीसी का मोनोपोली थी मिनरल मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन की, आयात और निर्यात मिनरल्स का करने का उनका मोनोपोली थी। ये सरकारी एजेंसी थी। इसकी मोनोपोली खत्म करी थी राजीव गांधी जी ने, और उन्होंने कहा था, और ये पहला जो ब्रेक मिला है अडानी को, ये जो चंद उद्योगपति हैं उनको पहला ब्रेक दिया है राजीव जी ने। उसके बाद मुंद्रा पोर्ट जो है गुजरात में, इनकी सरकार थी जिसने उनको मुंद्रा पोर्ट दिया है। और ओमन कैंडी जी ने विजयगन पोर्ट जो है केरल में, वो ओमन कैंडी जी ने उसका शिलान्यास किया है और उसका लोकार्पण भी उन्होंने किया है। ये केरला में इनके कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने किया है। 65,000 करोड़ का जो निवेश किया गया है वहां राजस्थान में, वो इनके कार्यकाल में और इन्हीं लोगों को दिया गया है।
लेकिन जब उद्योगपतियों की बात आती है, और समाजवादी पार्टी में अमुक व्यक्ति के नाम नहीं बता रहा हूं, चंद उद्योगपति, मैं नाम बता रहा हूं, अनिल अंबानी को दादरी में सुपर थर्मल पावर स्टेशन बनाने के लिए किसानों की जमीन छीन के दी गई थी, और उस समय हम न जमीन लेने में हम थे, न जमीन वापस करने में हम थे। बहन जी की सरकार आई, बहन जी ने वो जमीन उन गरीब किसानों को वापस करी है। तो ये जो एकदम से दलित प्रेम जाग उठा है, और मैं मुस्लिम प्रेम का भी बता देता हूं कि कांग्रेस का जो मुस्लिम प्रेम था, गुलाम नबी आजाद साहब ने खुद ये बात कही, इनके नेता थे, उन्होंने ये बात कही है कि पहले 40 साल में 3 मुस्लिम जो है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, और उसके बाद 70 साल में एक नहीं बना। और ये बता दें कि कितने उन्होंने दलित मुख्यमंत्री बनाए, कितने दलित इन्होंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनाए, कितने मुसलमान प्रधानमंत्री बनाए। ये वो पार्टी है जिसने माननीय नरसिम्हा राव जी के पार्थिव शरीर को उनके कार्यालय में, राष्ट्रीय कार्यालय में नहीं घुसने रखने दिया गया, क्योंकि साहब वो उसमें एक जो उनके जो राज परिवार के नहीं थे। और ये जो वर्ल्ड हेल्थ इंडेक्स की अक्सर चैनलों पे बात होती, वर्ल्ड हेल्थ इंडेक्स जो बनाया गया है उसका सर्वे था 3000 लोगों पे, और उन्होंने ये कहा था कि जिन लोगों की हाइट जो है, लंबाई, जिन बच्चों की लंबाई 120 सेंटीमीटर से कम है वो बौने हैं। इस हिसाब से भारत की 37 करोड़ जनता बौनी है। ये जो मनगढ़ंत कहानियां बाहर से आती हैं, और भारत की अर्थव्यवस्था को और भारत की जो हंगर इंडेक्स है उसको पाकिस्तान से 40 नंबर कम दिए गए। पाकिस्तान जहां गोलियां चल रही है खाने और राशन के ऊपर, वहां पे हमें बताया गया है कि साहब हम लोग 100 से ऊपर और पाकिस्तान का 62वां नंबर है। तो ये जो मनगढ़ंत कहानियां विदेश से आती हैं कि भारत में अस्थिरता हो, भारत में झगड़े बढ़े, और ये जो दलित प्रेम है, अब बता देना, ये कहते हैं कि नहीं हम प्रधानमंत्री दलित बनाएंगे, ये प्रधानमंत्री मुसलमान बनाएंगे। मुसलमान को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप देखें कि जब एसटीएफ का ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ में खुला था तो उससे सेकुलरिज्म को खतरा नहीं था, जैसे ही देवबंद में खोला गया सेकुलरिज्म को खतरा हो गया। हमें कोई परहेज नहीं है, आप हज हाउस बनाइए, ज्यादा बनाइए, हज टर्मिनल बनाइए, ज्यादा बनाइए, कब्रिस्तान बनाइए, ज्यादा बनाइए, लेकिन क्यों नहीं ईसाई टर्मिनल बना, बौद्ध टर्मिनल क्यों नहीं बना, यहूदी टर्मिनल क्यों नहीं बना? हमारा जो सेकुलरिज्म है, 168 यहूदी जाति के लोग हैं, मैं आपको धर्म के लोग हैं गुजरात में, मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं, आप चेक कर लें। 168 लोगों के धर्म के लोगों को हमने माइनॉरिटी स्टेटस दिया है, क्योंकि हमारे लिए माइनॉरिटी स्टेटस जो है वो हमारा स्वार्थ नहीं है, हमें उनका वोट नहीं चाहिए। 168 वोट पे आप प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ये हमारा केंद्र है, ये भारत की जो मानसिकता है, भारत की संस्कृति है। हम हर समाज के साथ खड़े हुए हैं। जो पहली मस्जिद बनी है मक्का के बाहर वो भारत में बनी है। पहला जो बेट हुमा जो चर्च बनी है जेरूसलम के बाद वो भारत में बनी है। ये भारत देश है जो हर एक के लिए खड़ा है। और इतना अत्याचार अगर कर रहे हैं मुसलमानों पे, तो मैं तो सब चैनलों पे कहता हूं एक व्यक्ति का नाम बता दें जो भारत छोड़ के गया हो, क्योंकि भारत में अत्याचार हो रहा है। अफगानिस्तान से भारत लोग आ रहे हैं, मुसलमान हमारे जहाजों में आ रहे हैं, पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, बांग्लादेश से भारत आ रहे हैं, रोहिंग्या भारत आ रहे हैं, और भारतीय मुसलमान के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है। अरे मैं तो अनुरोध करता हूं अपने विपक्ष के मित्रों से कि ये अपने अपने कार्यालय इन देशों में खोल दें, हमारे यहाँ रिफ्यूजी समस्या खत्म हो जाएगी। बताएं ना वहां की इतना अत्याचार हो रहा, बिल्कुल भारत मत आइए, यहाँ आपकी जान को खतरा है। कोई मुसलमान भारत छोड़ने को तैयार नहीं है, और खतरा इतना ज्यादा है। अरे क्यों छोड़ देगा? उसका अपना मुल्क है, वो क्यों छोड़ के चला जाएगा? सेकुलरिज्म क्या है? क्यों छोड़ के जाएगा भाई? सब सर्वोच्च सम्मान जो है, जितने करीब 7 मुस्लिम देश है उन्होंने अपना सर्वोच्च सम्मान माननीय मोदी जी को दिया है। आज 75,000 हज यात्री, एक्स्ट्रा हज यात्री हज पे जा रहे हैं, क्योंकि माननीय मोदी जी ने सऊदी राजा से बात करके कहा कि साहब जब दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी हमारे देश में है, तो सबसे ज्यादा दूसरे सबसे बड़े मुस्लिम आबादी के लोग जो हैं उनको जाना चाहिए हज पे। पहले 1,80,000 पे बात तय हो रही थी, 90 हुई, फिर उन्होंने कहा साहब इसको पूरे आप 2 लाख कर दीजिए। खाली इंडोनेशिया में हम भारत से ज्यादा मुसलमान हज यात्रा पे जाते हैं, ये माननीय मोदी जी की वजह से हुआ है। हम किसी जाति वर्ग नहीं साहब, हम दलित के लिए हम कर रहे हैं, हम अगड़ों के लिए कर रहे हैं, पिछड़े के लिए कर रहे हैं। अरे आप तो पीडीए चला रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि साहब पिछड़ा, दलित और आदिम और अल्पसंख्यक, ये आपको कहां पहुंचा दिया है?
कांग्रेस को तो एक तरफा टिकट कटा दिया गया है वायनाड का। अरे भाई, इतना इतना अत्याचार, इतना दुख, इतना हृदय, मतलब मेरे आंसू निकल आए हैं सुन के कि इतना दुख दिया है हमने। अरे कम से कम ये दुख जनता को बताइए ना। जनता को कोई नहीं मानने को, जनता मानने को तैयार नहीं है, दुख हम दे रहे हैं। अरे अब जयप्रकाश जी देखिए, जो सवाल है वो बहुत वाजिब भी है, और कुछ तो आपको भी विश्लेषण करना ही होगा कि आखिर क्या वजह है कि किसी वर्ग का वोट आपको नहीं मिल पा रहा है। एक समय में, एक वक्त ऐसा भी था इस देश में, उत्तर प्रदेश में भी, कि सारे वोट बैंक आकर के कांग्रेस पार्टी में समाहित हो जाते थे। लेकिन क्या आज वो आप किसी भी वोट बैंक पर ये दावा कर सकते, जबकि प्रकोष्ठ सारे आपके पास, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ भी है, अनुसूचित जाति का भी प्रकोष्ठ है, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ भी है, प्रकोष्ठ लगभग सभी सियासी दलों में शुरुआत उस जमाने में आपने की थी। बावजूद इसकी आज आपके पास कोई भी वोट बैंक ऐसा नहीं जिसपे आप दावा ठोक सके कि नहीं, ये पूरा का पूरा या इसका 50% हमारे पास है। देखिए, ये तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में हमारे संगठन जनाधार की स्थिति कमजोर हुई है, लेकिन जिसका ये पूरी जनता के कहिए कि समर्थन हासिल करने का दावा कर रहे हैं, पिछले 30 विधानसभा स्तर के चुनाव उठा के देख लीजिए जो 2018 के बाद हुए, उसमें केवल 6 में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इनको मिली है। तो ये इनके समर्थन की स्थिति है। और निश्चित रूप से भारत का भौगोलिक आधार भी उठा के देखेंगे तो बड़े राज्यों में गुजरात, उत्तर प्रदेश ही बचा है जिसमें भाजपा अपने दम पे है, वरना वो ऑपरेशन लोटस या अलायंस की बैसाखी पे है। तो ये मतलब जो तथाकथित प्रचंड सरकार है, न वो भौगोलिक आधार पे अखिल भारतीय है, न ही सोशल बेस है। वास्तविकता तो ये है कि इनके प्रधानमंत्री भी जब कहिए उत्तर प्रदेश में आएंगे, जाति की बात हमारे मित्र कह रहे थे, तो वो खुद ही कहते हैं मैं पिछड़े का बेटा हूं। तो स्वाभाविक है कि पिछड़े का बेटा, दलित का बेटा बन के आप वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब उनको सहभागिता देनी होती है तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि चाहे उच्च सदन हो, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति हो, वहां भी नहीं दिखता है। और प्रशासन का जो मनवादी चरित्र है वो तो दिखता ही है। एक बड़ा अच्छा चीज ये कह रहे थे कि हमारे आंकड़े सब, मतलब विश्व के जो मानक संस्थान है या जितनी रिपोर्टें हैं उसमें पूर्वाग्रह है, मैं मान लेता हूं। लेकिन स्मृति ईरानी जी ने, जो इनकी ही मंत्री हैं, उन्होंने सदन में बताया कि भारत में 9 लाख से अधिक बच्चे अति कुपोषित हैं, उसमें सर्वाधिक 4 लाख से ज्यादा अकेले उत्तर प्रदेश में। नीति आयोग कोई अमेरिका का विदेश विभाग नहीं है। नीति आयोग मानता है कि 37% जो है निरपेक्ष गरीबी उत्तर प्रदेश में है। नीति आयोग ही बताता है कि 1 लाख की आबादी पर जिला अस्पतालों में 13 बेड है उत्तर प्रदेश में। तो स्वाभाविक है कि अगर भूखमरी का, बेरोजगारी का, गरीबी का आंकड़ा अगर नीति हम खारिज कर दिए, ह्यूमन इंडेक्स या फिर हंगर इंडेक्स, आप चलिए मैं भी मान लिया, लेकिन नीति आयोग को कहां खारिज करेंगे आप? तो स्वाभाविक सी बात है, जो इनको मैं एक बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनके एक बहुत बड़े थिंकर हैं दीनदयाल जी। दीनदयाल जी कहते थे बहुत उत्पादन मतलब बहुत लोगों द्वारा उत्पादन। तो हमें इनके विकास के मॉडल से असहमति ये है कि बहुत उत्पादन आज अडानी द्वारा हो रहा आंकड़ा है। देखिए, भारत में 50% आबादी के पास सिर्फ जो है 3% देश की सकल संपत्ति है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है ना, वहां विषमता ये है कि जो शीर्ष का 1% है, 37% है केवल उसके पास देश की संपत्ति, यहाँ 90% पहुंच गई है। तो जो विषमता की खाई 102 से 168 अरबपति हो गए कोरोना काल के बाद, सामान्य जनता की आय घट रही है। तो हमारे मित्र को ये समझना चाहिए कि हमारा जो विरोध है वो ये है कि जो सामान्य आवाम है उसके हिस्से विकास का कोई भी आर्थिक लाभ की स्थिति ही नहीं है। और आप जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, चूंकि निजीकरण करे, बड़ा एक्सप्रेसवे के समर्थक हम भी है, लेकिन जो इन्हीं के वो सड़क मंत्रालय का यह आंकड़ा आता है कि 83% लोग जिला सड़क पे चलते हैं, केवल 6% एक्सप्रेसवे और NH पे चलने वालों का आंकड़ा आता है। तो 83% की अगर हाल आप देखेंगे तो निश्चित रूप से हमारी सरकार तो बहुत दिनों पहले रही है कांग्रेस की, लेकिन समाजवादी नेतृत्व ने जो सड़कें बनाई हैं जिला की, वो आज भी बेहतर है। इन्होंने सड़कों में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है, दिख ही नहीं पाएगा आपको। तो वास्तविकता यह है कि न तो जिला अस्पताल के लिए काम है, न बुनियादी तालीम जो सरकारी शिक्षा उसके लिए काम है। और ये आप जान लीजिए कि जो सामान्य दलित पिछड़ा है जिसपे डिबेट है ये, वो बेचारा इलाज अपना जिला अस्पताल पे ही कराता है, प्राथमिक पाठशाला में ही पढ़ाता है, वो जिला सड़क पे ही चलता। वो इनके वरीयता में नहीं है। विरोध हमारा ये है। और आप कट पेस्ट करके कलकत्ता का फ्लाईओवर दिखा दीजिए, झूठ बोलने में तो माहिर है मोदी जी, तो कुछ भी आंकड़ा दिखाइए,
वास्तविकता यह है कि विकास है ही नहीं, जो है भी विषमता की खाई बढ़ रही है और इनके निजीकरण से दलितों पिछड़ों का हक छीना जा रहा है और मुसलमानों को तो ये दोयम दर्जे का नागरिक घोषित कर चुके। ये कह रहे थे कि जो है पहली मस्जिद बनी, अरे भाई पहली मस्जिद बनी तो भारतीय संस्कृति का योगदान था, उसमें गोडसे की संस्कृति का क्या लेना देना। आप तो 70 साल से राष्ट्रपिता के रक्त का उत्सव मना रहे हैं, जो बलात्कारी हैं उनका अभिनंदन करते हैं। इसी गोंडा के ही सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, हमारी आधी आबादी की बहनें बताइए, जंतर मंतर से पूरे देश में आंदोलित रही, वो आदमी उस पे टाडा तक लगा है, दाऊद का साथ देने का श्रेय है, लेकिन वो आतंकवादी नहीं कहलाएगा। पूरी घाघरा का आंचल खोद के उन्होंने जो है बालू खनन करके 2 हेलीकॉप्टर उनके घर पे खड़े होते हैं, ईडी काहे नहीं जाती? ईडी केवल विपक्ष के नेताओं की जांच पड़ताल करने के लिए है क्या? वो उन्होंने कोई फैक्ट्री से नकल माफिया, मोदी जी गोंडा गए थे, उन्होंने मंच से कहा कि नकल माफिया है प्रदेश में, तो प्रधानमंत्री नकल माफिया करें, खनन से हेलीकॉप्टर वो ले लें, टाडा के तहत वो जेल में हो, लेकिन उनके लिए कंठ नहीं खुलेगा। वास्तविकता तो यह है कि ये शायरी सुना रहे थे भाजपा के जो सांसद मित्र गोंडा के यदम गोंडवी थे, वो कहा करते थे कि जिनके चेहरे पर लिखी थी जेल की ऊंची फसील, राम नामी ओढ़कर वो संसद में आ गए। भाजपा के जो सांसद हैं केवल राम का नाम लेकर आए हैं। वास्तविकता ये है कि अयोध्या की पवित्र जमीन भी आपने लूट ली, 2 करोड़ की जगह 18 करोड़ में बेची। रामराज में दूध का नदी नहीं बह रही है मित्र त्रिवेदी जी, 12,000 करोड़ रेवेन्यू आता था योगी जी जब आए थे, अब कारी इस समय 45,000 करोड़ आ गया। मतलब आप दारू 4 गुना दारू ज्यादा बेचे हैं, दारू की नदी बहा रहे हैं, वो भी जानते हैं क्यों? आप केवल माफिया स्टेट नहीं है कि पुलिस होटल में घुस के हत्या करती है, चांदी लूट लेती है, अदालत में मारती है, इंद्रकांत त्रिपाठी से वसूली करती है, 5 करोड़ की रंगदारी लेते हैं नंदी, ये तो मामूली चीज है। आप तस्कर स्टेट है। आंकड़ा बता दें आपको, आप रॉबर्ट्सगंज, बलिया, गाजीपुर, देवरिया, सीमांत जो बिहार के बॉर्डर है, किसी भी दारू के अड्डे की औसत खपत उठाइए, आरटीआई आपके पास तो सरकार है, आंकड़े होंगे, 100 गुना का अंतर है। पूरा गांव अगर 10-10 लीटर दारू पिएगा तो नहीं खपत होगी। वो कहां जा रहा है? बिहार में आप तस्करी करके भारत के संघ राज्य का जनाजा निकाल रहे हैं। 4 गुना दारू उत्तर प्रदेश में नहीं जा रहा, तो आप दारू की नदियां बहाइए, आप कहिए गाय माता जिंदाबाद, स्लाटर हाउस सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में चलाइए। आपका जो है अर्नेस्ट माउरी मेघालय में अमित शाह के मंच साझा करता और कहता मैं गाय मांस खाता हूं, लेकिन हाँ अखलाक का घर खोज लीजिए, उसको मिल जाए तो पीट पीट के मार लीजिए। तो आपका जो है पाखंड है मित्र कि गाय माता कहेंगे, लेकिन वो बस सिर्फ मुसलमान के नफरत के लिए, ईसाइयों को खुद टेबल सजा के देंगे, वहां दिक्कत नहीं है ना गोवा में ना मेघालय में। तो अब आपको जनता जान गई है कि रियल में आप लोग सिर्फ पाखंडी हैं, धर्म की दुकान चला रहे हैं। 24 में आपकी दुकान खत्म हो जाएगी और भारत का जो समरस समाज है फिर से कायम हो जाएगा और आप लोग देश के लिए खतरे। चलिए पांडे जी, एक सवाल जल्दी से, क्योंकि समय का अभाव भी है, दीपक रंजन जी से एक सवाल ले लेते हैं। दीपक जी, जिसकी चर्चा हो रही है यहाँ पर, चर्चा भी हम लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति ने दरअसल विकास को सही ढंग से होने नहीं दिया। जिस पैटर्न पे कभी मायावती चली थी, उसी पैटर्न को कामयाब होता देख करके आपने भी वही किया। आपके भी मंच पर 2017 से पहले किस तरह से शंखनाद होने लगा था, किस तरीके से वहां पर ब्राह्मणों को बुला करके शंख फुकवाए जा रहे थे, किस तरह से सवर्ण जातियों का महिमा मंडन हो रहा था, क्योंकि आपको लगता था कि आसान रास्ता है, अगर पिछड़े के साथ सवर्ण आ जाएगा, कुछ मुस्लिम वोट बैंक मिल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। आप उस पर कामयाब भी हुए। तो आप तो दूसरों को कहते हैं, आप तो खुद भी वही करते रहे। देखिए, शरद भाई ने अभी पीडीए का जिक्र किया, ये सही कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का एक फॉर्मूला निकाला है, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। लेकिन पिछड़े से हमारा मतलब ये नहीं कि सिर्फ पिछड़े वो है जो किसी वर्ग, किसी समाज से आते हो, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिनको सरकार ने पिछड़ने का काम किया है, वो मेरे लिए पिछड़े। वो पीडीए में पी का मतलब उसके लिए मेरा बहुत सीधा सवाल है दीपक जी, मेरा बहुत सीधा सवाल है कि जो काम मायावती ने किया, जिसके लिए वो हाशिए पर चलेगी, काम तो आपने भी वही किया। तो आप अपने काम को जायज कह रहे हैं, आप बीजेपी के काम को नाजायज कह रहे हैं। आपने भी तो वही किया, आपने भी तो शंख फुकवाए ना। देखिए मानस भाई, हमने तो सभी, अगर हमने शंख फुकवाया तो हमने मस्जिदों में भी काम कराया, हमने हर वर्ग, हर समाज में जा करके हम लोगों ने जो है वहां पे काम करने का काम किया। अब आप देख लीजिए, चाहे वहां पे भजन वाला हॉल बनाओ आपके अयोध्या में, किसने बनाया था? समाजवादी सरकार की देन है, क्योंकि समाजवादी सरकार हर वर्ग को लेकर के चलने का काम करती है और हर वर्ग के लिए विकास के रास्ते खुले रखती है समाजवादी सरकार। और अभी हमारे भाई जो है कह रहे थे, शरद भाई कह रहे थे, मुस्लिम भाइयों के लिए बता रहे थे कि मुस्लिम भाई बहनें जो है वो यहाँ पर बहुत सुरक्षित है और बहुत, अगर वो इतने ज्यादा वो है
तो आप बताइए, आपकी सरकार में भी आदरणीय मोदी जी जब वहां गए, यूएस गए, तो सिर्फ 37 सेकंड का क्वेश्चन उनसे पूछा गया। सबरीना सिद्दीकी ने सिर्फ 37 सेकंड का क्वेश्चन उनसे पूछा और उसका जवाब दो टेलीप्रॉम्प्टर ले जाने के बावजूद भी उसका 37 सेकंड का जवाब नहीं दे पाए। और आज सबरीना सिद्दीकी को इनके भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने ट्विटर से, अपने अकाउंट से, अपने फेसबुक के अकाउंट से उसको ट्रोल कर रहे हैं। क्या मानस भाई, पत्रकारों की कोई जांच होती है? कोई जांच होती है पत्रकारों की? उसको मुस्लिम पत्रकार कह करके उसको संबोधित किया जा रहा है, उसको पाकिस्तानी पत्रकार कह करके संबोधित किया जा रहा है। ये भूल गए अपने प्रज्ञा ठाकुर की बातें, ये भूल गए अपने गिरिराज सिंह की बात, भूल गए अपने अमित शाह जी ने क्या कहा था मुस्लिम के लिए, ये भूल गए अपने सांसद जब उसने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के मीटिंगों में मुसलमानों का नाम बुलाया जाए। ये भूल गए प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कहा था कि हिंदू भाई अपने घरों में छुरी चाकू को धार दे करके रखें। और ये भूल गए अभी उत्तराखंड का अभी हालिया वाक्य है कि किस तरीके से उत्तराखंड के मुसलमानों को बकायदे चस्पा करके स्टिकर लगा करके कहा जा रहा है लव जिहाद के नाम पर झूठा प्रोपेगेंडा फैला करके उनको उनके गांव से, उनको उनके शहर से भगाने का काम किया जा रहा है। ये भूल गए सारी चीजें। जब इनसे कोई सवाल पूछ लेता है 9 साल में, पूरे 9 साल में इनसे एक सवाल सीधे पूछा गया, उसका भी जवाब मोदी जी बिल नहीं दे पाए। और यहाँ पर आकर के बात करते हैं महंगाई की, बात करते हैं। मध्य प्रदेश में भी 2 दिन पहले ही थे और जहां पे गारंटी ले रहे थे कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। अरे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो आपके मध्य प्रदेश में ही व्याप्त है, आप वहीं से शुरुआत कर लीजिए ना। जब मानस जी, जब इनका एक कार्यकर्ता खड़ा होकर के पूछता है कि ऐसी कौन सी योजना है कि हम लोग जनता के बीच में जाएं और उनसे कहें कि इससे महंगाई कंट्रोल होगी, तो ये उसका क्या जवाब देते हैं? ये कहते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है हमने डाटा 20-30 डाटा महीने का देते हैं, तो 250 रुपए में देते हो, यही पहले 5,000-6,000 का दिया था। अरे डाटा आदमी खाए, उससे अपना पेट भर ले। और जो ये कह रहे थे कि पूरे, अभी शरद भाई कह रहे थे पूरे देश में महंगाई दर सबसे कम जो है हिंदुस्तान की है। अरे शरद भाई, वहां पर वो $1 से काम चला लेते हैं जिसके लिए हमको 83 रुपए देना पड़ता है। आज महंगाई कहां पर है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की आप कोई बात नहीं कर रहे हो। आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद, सारी बातें आपने कर ली। और मैं एक लाइन से आपसे मानस भाई कहूंगा कि अल्लाह वालों, राम वालों, पहले अपने मजहब को सियासत से बचा लो और मंदिर मस्जिद कभी फुर्सत में बना लेना, पहले नफरत से टूटे हुए घरों को तो बना लो। ये सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और हम दीपक भाई, एक आखिरी सवाल, समय का अभाव, एक आखिरी सवाल हम अब्बास भाई से लेना चाहते हैं। अब्बास भाई, अगर कोई ऐसी सूरत बनती है कि गैर भाजपाई दल जो सब विपक्ष जो पटना में एकजुट हुआ, उसमें मायावती उसमें शामिल नहीं थी, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के अलायंस है, अगर कोई ऐसी सूरत बनती है कि मायावती भी साथ में आती, बसपा साथ में आती, तो क्या आप बसपा का वेलकम करेंगे, या आपको लगता है कि बसपा को इससे दूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि आप खुद को बसपा के विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं? देखिए, मैं बताऊं आपको, भाजपा को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश से सारे दल जो हैं, भले एक दूसरे के विरोधी भी रहे हो, लेकिन आज वो सब साथ हो गए हैं। और कोशिश ये हो रही है कि साथ होके कैसे ऐसी ताकतों को हटाया जाए जिससे देश में दोबारा से जो है सेक्युलरिज्म का झंडा जो है हम लोग गाड़ सके। तो इसके लिए जो भी प्रयास हो सकेंगे वो सारे प्रयास किए जाएंगे। अब्बास भाई, 390 नगर निगम के उम्मीदवार मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे बीजेपी ने, और उनके पास एक मंत्री भी, तो वो तो कह रहे हैं कि हम तो मुस्लिम समाज को हम तो पूरा सम्मान दे रहे हैं। देखिए, दिखाने के लिए तो बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन जमीनी स्तर पे मुसलमानों के साथ क्या दुर्गति हो रही है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। पिछले 5 सालों में, जब से 2017 में सरकार आई है और 2014 में केंद्र में सरकार आई है, इस देश के और खासकर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की क्या हालत है, कितना उनके अंदर डर पैदा किया है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। समझ रहे हैं? बहुत शुक्रिया अब्बास भाई, समय का अभाव है, इस डिबेट को ही खत्म करना होगा, फिर किसी और मुद्दे पर जरूर आपसे बात करेंगे। दीपक भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, शरद जी आपका भी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े हुए सभी मेहमानों का, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या बसपा का विकल्प बनने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है भीम आर्मी? इस मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे थे। कल किसी और विषय के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।